Hello everyone. Let's start. Chapter 6 Colonialism and the City. The Story of Imperial Capital. उपनिवेशवाद और शहर एक शाही राजधानी की कहानी. What happened to cities under colonial rule? उपनिवेश औपनिवेशिक शासन में शहरों का क्या हुआ? शहरों का धीमा विकास. हम जान चुके हैं कि अंग्रेजी साम्राज्य के पांव भारत में जमने के बाद यहाँ गांव में क्या क्या बदलाव आए. दक्षिण भारत में मंदिरों के शहर मदुरै का इतिहास. बम्बई, कलकत्ता, मद्रास या सूरत जैसे पतन शहरों तथा मलमल के लिए मशहूर शहर ढाका की स्थिति एवं महत्व कई तरह के काम धंधे वाले छोटे कस्बे से बिल्कुल अलग मिलेगा. यूरोप के अधिकांश शहर इस समय औद्योगिक क्रांति के चलते उभर आए थे. लोग भारी संख्या में इन शहरों की ओर नौकरी और काम धंधे, आवास व अन्य सुविधाओं की तलाश में आने लगे. ब्रिटेन की लीड्स, मैनचेस्टर और लंदन जैसे आधुनिक औद्योगिक शहर इसीलिए 19वीं व 20वीं शताब्दी में तेजी से पनपे और फैले थे. लेकिन इस दौरान भारत के शहरों में विकास की तीव्र लहर क्यों नहीं बही? चित्र 1 मछलीपट्टनम का एक दृश्य. सन 1672 मछलीपट्टनम 17वीं शताब्दी में एक महत्वपूर्ण बंदरगाह के रूप में विकसित हुआ. 18वीं सदी के आखिर में जब व्यापार बम्बई, मद्रास और कलकत्ता के नए ब्रिटिश बंदरगाहों पर केंद्रित होने लगा तो उनका महत्व घटता गया. प्रेसिडेंसी शहरों का उद्भव. 18वीं सदी के अंत और 19वीं सदी के आरंभ में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी शहरों के रूप में स्थापित हो रहे थे. इन शहरों में ब्रिटिश सत्ता के केंद्र थे. उसी दौरान खास चीज़ों के उत्पादन के लिए मशहूर कई शहर इन चीज़ों की मांग घटने के कारण अत्यंत नीचे जाने लगे. व्यापार दूसरे स्थानों पर स्थानांतरित होने लगा और लोगों का भी काम की तलाश में दूसरे स्थान पर जाने लगे. इससे कारोबार के पुराने केंद्र और बंदरगाह काफ़ी कमज़ोर पड़ गए. इसी प्रकार जब अंग्रेज़ों ने स्थानीय राजाओं को हरा दिया और शासन के नए केंद्र पैदा हुए तो क्षेत्रीय सत्ता के पुराने केंद्र भी पूरी तरह से नष्ट समाप्त हो गए. इस प्रक्रिया को अक्सर विशहरीकरण कहा जाता है. मछलीपट्टनम, सूरत और श्रीरंगपट्टनम जैसे 18वीं सदी के बड़े शहरों का 19वीं सदी में काफ़ी ज़्यादा विशहरीकरण हुआ. 20वीं सदी की शुरुआत में केवल 11% लोग शहरों में रहते थे. चित्र 2 18वीं सदी में बम्बई का बंदरगाह. जब ईस्ट इंडिया कंपनी पश्चिमी भारत में बम्बई को मुख्य बंदरगाह के रूप में इस्तेमाल करने लगी तो बम्बई शहर फैलने लगा. दिल्ली. इतिहास के अनेक बादशाहों, राजाओं की राजधानी दिल्ली शहर 19वीं सदी में एक धूल भरा छोटा सा कस्बा बनकर रह गया था. परंतु सन 1912 में ब्रिटिश भारत की राजधानी बनने के बाद इसमें दोबारा जान आ गई. औपनिवेशिक शासन के दौरान यहाँ क्या चल रहा था? अंग्रेजों ने दिल्ली के ऐतिहासिक, भौगोलिक और सामरिक महत्व को समझ लिया था. यहाँ से वे पश्चिम, उत्तर, उत्तर और मध्य भारत सहित देशों के अधिकांश भागों पर नियंत्रण कर सकते थे. इनके अलावा दिल्ली को राजधानी बनाने के अन्य महत्वपूर्ण कारण भी थे, जिन्हें हम आगे देखेंगे. हम यह भी देखेंगे कि नई दिल्ली से पहले और कितनी दिल्लियाँ थीं. 7 बार उजड़ी और 7 और बसी.
अपने इतिहास में प्राचीन काल से लेकर अब तक दिल्ली 7 बार उजड़ी और फिर बसी। इस शहर पर कब्जे को लेकर बार बार लड़ाइयाँ हुई हैं। इसका क्या कारण रहा होगा? इसका मुख्य कारण यह था कि दिल्ली पर कब्जे को पूरे भारत पर कब्जा समझा जाता था। आप जिस दिल्ली को आधुनिक भारत की दिल्ली के रूप में देखते रहे हैं, वह 1000 साल से भी ज़्यादा समय तक राजधानी रह चुकी है। इस दौरान इसमें छोटे-मोटे फासले भी आते रहे हैं। यमुना नदी के बाएं किनारे पर लगभग 150 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्रफल में कम से कम 14 राजधानियां अलग-अलग समय पर बसाई गईं। आधुनिक नगर राज्य दिल्ली में आज भी इन सारी राजधानियों के अवशेष देखे जा सकते हैं। इनमें 12वीं से 17वीं शताब्दी के बीच बसाए गए राजधानी शहर सबसे महत्वपूर्ण थे। शाहजहानाबाद इन सारी राजधानियों में सबसे शानदार राजधानी शाहजहानाबाद मुगल बादशाह शाहजहां ने बसाई थी। इससे पहले मुगल शासन की राजधानी आगरा थी, जो दिल्ली से दक्षिण की ओर 200 किलोमीटर दूर थी। शाहजहानाबाद की स्थापना सन 1639 में शुरू हुई। इसके भीतर एक किला, महल और बगल में सटा शहर था। लाल पत्थर से बने लाल किले में महल परिसर बनाया गया था। इसमें सोना चांदी का बारीक काम बड़ी कारीगरी से किया गया था। कीमती पत्थर और मूंगों से जड़ा यह किला शाही शानो शौकत और मुगलिया ताकत का प्रतीक बन गया। हालांकि इसमें लगा कीमती सामान बाद में अंग्रेज उखाड़ ले गए, लेकिन आज भी लाल किला भारत की स्वतंत्रता और शक्ति का प्रतीक बनकर बड़ी शान से खड़ा है। उस समय लाल किले के पश्चिम की ओर 14 दरवाजे वाला पुराना शहर था। चांदनी चौक और फैज बाजार की मुख्य सड़कें इतनी चौड़ी थी कि वहां से शाही यात्राएं आसानी से निकल सकती थी। चांदनी चौक के बीचों बीच नहर थी। घने मोहल्ले और दर्जनों बाजारों से घिरे जामा मस्जिद उस समय भारत की सबसे विशाल और भव्य मस्जिदों में से एक थी। तब पूरे शहर में और उसके आसपास कुतुब मीनार को छोड़कर इस मस्जिद से ऊंचा कोई स्थान नहीं था। हालांकि कुतुब मीनार यहाँ से 15 किलोमीटर दूर स्थित महरौली में था। सूफी संस्कृति का केंद्र शाहजहाँ के समय दिल्ली सूफी संस्कृति का भी एक अहम केंद्र हुआ करती थी। सूफी संस्कृति का अर्थ होता है उस संस्कृति और धार्मिक परंपरा से संबंधित जो सूफीवाद पर आधारित है। सूफीवाद एक इस्लामी रहन-सहन और भक्ति परंपरा है जो आत्मिक और आध्यात्मिक अनुभव पर जोर देती है। यहाँ कई दरगाह, खानकाह और ईदगाह थी। बड़े-बड़े चौराहों, टेढ़ी-मेढ़ी गलियों, खामोश कुल-दे-शेख और जलधाराओं पर दिल्ली वालों को नाज था। शायद इसीलिए मीर तकी मीर ने कहा था, दिल्ली की सड़कें महज सड़कें नहीं, वे तो किसी चित्रकार की एल्बम के पन्ने हैं। असदुल्लाह खान गालिब को तो यह शहर इतना पसंद था कि उन्होंने यह कह डाला, कौन जाए गालिब दिल्ली की गलियां छोड़कर। सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर उस समय लगने वाला मेला फूल वालों की सैर आज भी उसी जोश खरोश से लगता है। हालांकि यह दरगाह शाहजहानाबाद के बाहर स्थित है, लेकिन अपनी तमाम खूबियों के बावजूद दिल्ली शहर बहुत ही बुराइयों का भी केंद्र बनता जा रहा था।
यहाँ की शानो शौकत और इसके ऐशो आराम भी सिर्फ कुछ दरबारी अमीरों और बड़े व्यापारियों के हिस्से में आते थे। अमीर और गरीब के बीच फासला बहुत गहरा था। हवेलियों के बीच गरीबों के असंख्य कच्चे मकान होते थे। शायरी और नृत्य संगीत की रंग बिरंगी दुनिया आम तौर पर सिर्फ मर्दों के मनोरंजन का साधन थी। यहाँ अपराध भी खूब होते थे और त्योहारों और जलसे जुलूसों में जब तब टकराव भी फूट पड़ते थे सो अलग। चित्र 3। 19वीं सदी के मध्य में शाहजहानाबाद की एक तस्वीर। द इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़ 16 जनवरी 1858। आप बाईं ओर लाल किला देख सकते हैं। शहर को घेरने वाली दीवारों को ध्यान से देखें। बीचों बीच चांदनी चौक का मुख्य रास्ता दिखाई दे रहा है। देखिए कि यमुना नदी लाल किले से सटकर बह रही है। अब इसका रास्ता कुछ बदल गया है। जहाँ नाव किनारे की तरफ बढ़ रही है उसे अब दरियागंज कहा जाता है। दरिया का मतलब है नदी और गंज का मतलब है बाजार। चित्र 4। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का पूर्वी दरवाजा। थॉमस डैनियल का चित्र। सन 1795। मीनारों और पूरे गुंबदों वाली यह भारत की पहली मस्जिद है। चित्र 5। दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया की दरगाह। नई दिल्ली का निर्माण। हालांकि अंग्रेज़ों ने सन 1803 में ही मराठों को हराकर दिल्ली को कब्जे में ले लिया था, लेकिन ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता थी, इसलिए मुगल बादशाह को लाल किले के महल में रहने की छूट मिली हुई थी। आज का जो आधुनिक दिल्ली शहर 1911 में तब बनना शुरू हुआ जब यह ब्रिटिश भारत की राजधानी बन गया। डिमोलिशिंग ए पास्ट, ए अतीत का ध्वंस। सन 1817 के 1857 के विद्रोह से पूर्व दिल्ली की स्थिति भारत में दूसरे ब्रिटिश कब्जे वाले बड़े शहरों से काफ़ी भिन्न थी। मद्रास, बम्बई या कलकत्ता में भारतीयों और अंग्रेज़ों की बस्तियां अलग-अलग होती थीं। भारतीय लोग काले इलाकों में और अंग्रेज़ लोग सुसज्जित गोरे इलाकों में रहते थे। लेकिन दिल्ली में खास तौर से 19वीं सदी के पहले 6 महीने में अंग्रेज़ भी पूरे पुराने शहर के भीतर अमीर हिंदुस्तानियों के साथ ही रहा करते थे। वे भी उर्दू, फारसी, संस्कृति व शायरी का मजा लेते थे और स्थानीय त्योहारों में हिस्सेदारी करते थे। 18वीं सदी के एक मदरसे को अंग्रेज़ों ने सन 1792 में दिल्ली कॉलेज के रूप में स्थापित कर दिया। इस संस्थान ने विज्ञान और मानव शास्त्र के क्षेत्र में एक नए युग का सूत्रपात कर दिया। यह मुख्य रूप से उर्दू भाषा में काम होता था। बहुत सारे इतिहासकार सन 1830 से 1857 की अवधि को दिल्ली का पुनर्जागरण काल बताते हैं। 1857 के बाद की दिल्ली। 1857 में हुए विद्रोह के दौरान विद्रोहियों ने बादशाह शाह जफर को विद्रोह का नेतृत्व संभालने के लिए मजबूर कर दिया। 4 महीने तक दिल्ली विद्रोहियों के नियंत्रण में रही। इसके बाद दिल्ली में बड़ी तेजी से सब कुछ बदल गया। जब अंग्रेज़ों ने सितंबर सन 1857 में शहर पर दोबारा नियंत्रण हासिल किया तो वे बदले और लूटपाट की मुहिम पर निकल पड़े। प्रसिद्ध शायर गालिब उदास मन से इन घटनाओं को देख रहे थे।
सन 1857 में दिल्ली की तबाही को उन्होंने इन शब्दों में व्यक्त किया। जब गुस्साए अंग्रेज शहर में दाखिल हुए तो उन्होंने बेसहारों को मारा, घर जला डाले, न जाने कितने औरत, मर्द, आदमी और खास तीन दरवाजों से दिल्ली से भाग खड़े हुए और उन्होंने छोटे-छोटे समुदायों तथा शहर के बाहर मकबरों में पनाह ली। अगली बगावतों को रोकने के लिए अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को देश से निकालकर म्यांमार भेज दिया गया। उनका दरबार बंद कर दिया गया, कई महल गिरा दिए, बागों को बंद कर दिया और उनकी जगह अपने सैनिकों के लिए बैरकें और अस्तबल बना दिए गए। चित्र 6। ब्रिटिश टुकड़ियां दिल्ली की सड़कों पर विद्रोहियों का कत्लेआम करके बदला ले रही हैं। शाहजहानाबाद का अंत। अंग्रेज दिल्ली के मुगल अतीत को पूरी तरह समाप्त कर देना चाहते थे। शाहजहानाबाद में उन्होंने लाल किले के चारों ओर मौजूद वहाँ के बाग बगीचों, मैदानों, धार्मिक स्थलों, रिहायशी इलाकों, बाजारों इत्यादि को तोड़कर पूरा क्षेत्र साफ कर दिया। अंग्रेज आसपास के इलाकों को सुरक्षित करना चाहते थे। शहर का एक तिहाई हिस्सा नष्ट कर दिया गया। नहरों को पाटकर समतल कर दिया गया। चित्र 7। जामा मस्जिद से देखने पर फिलाइस बीटो 1858 से 1859। मस्जिद के चारों तरफ बनी इमारतों को देखें। 1857 की बगावत के बाद उन्हें साफ कर दिया गया था। चित्र 8। आसपास की इमारतों को गिरा देने के बाद जामा मस्जिद का दृश्य। अंग्रेजों ने दिल्ली को रेलवे से जोड़ने और शहर को चार दीवारी के बाहर फैलाने के लिए सन 1870 के दशक में शाहजहानाबाद की पश्चिमी दीवार को तोड़ दिया। अब अंग्रेज उत्तर की तरफ विकसित हुए विशाल सिविल लाइन्स इलाके में रहने लगे। अब वे पुराने शहर में भारतीयों के साथ नहीं रहते थे। दिल्ली कॉलेज को भी एक स्कूल बना दिया गया और सन 1877 में उसे बंद कर दिया गया। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।